तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मैथमेटिकल मेथड। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 11th और 12th के हिसाब से। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जैसी चीजें जो कि आपको थ्रू आउट 11th और 12th के फिजिक्स में काम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल मेथड्स और उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स को। उसके अंदर हम क्या स्टार्ट करेंगे? वेक्टर्स को। अब बच्चों आपको पता है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे इमोशंस, पेन, इन सब चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटी कौन सी है? तो ऐसी क्वांटिटी है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें तो मास होता है, लेंथ होती है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है। ये सब कैसी है? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। अब जो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है बच्चों स्केलर क्वांटिटी। पहली कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी होती है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड यानी नंबर या वैल्यू। मैग्नीट्यूड यानी नंबर या वैल्यू। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टोकरी है। इस टोकरी के अंदर मुझे 5 आम इधर से डाले मैंने और 5 आम इधर से डाले। तो टोटल टोकरी के अंदर क्या हो, कितने आम हो गए? तो टोटल टोकरी के अंदर 10 आम हो गए, है ना? तो यहां पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का काम आ रहा है, यहां पर डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। उसी हिसाब से वेक्टर की क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। कौन सी चीज चाहिए? एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है बच्चों डायरेक्शन। दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन होता है। मान लीजिए कोई हमारे पास एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के ऊपर मैं 10 न्यूटन का फोर्स यहां से लगा रहा हूं और 15 न्यूटन का फोर्स यहां से लगा रहा हूं। ठीक है, ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक को 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, 15 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया। तो ब्लॉक इधर मूव हुआ, ब्लॉक 5 न्यूटन के फोर्स से इस दिशा में मूव होगा। तो यहां पर हमें डायरेक्शन मिल रही है ना? यहां पर क्या मिल रही है? हमें डायरेक्शन मिल रही है या डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज होती है वेक्टर क्वांटिटीज, जहां पर हमें जिन क्वांटिटीज को हमें डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्वांटिटीज हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या होते हैं वो देखेंगे। स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल क्या है? लेंथ है, लेंथ नहीं सॉरी, मास ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, डिस्टेंस है, स्पीड है और वर्क भी है, एनर्जी है। ये सब किसके एग्जांपल हो गए? तो ये सब स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल हो गए। वेक्टर की अगर हम बात करें तो वेक्टर के क्या एग्जांपल होते हैं? वेक्टर के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। ये सब वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल हो गए। अब स्केलर के बाद और एक है बच्चों, तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती हैं, ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करती है। ये किसको फॉलो करती है? सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करती है। और ये जो चीज है वेक्टर क्वांटिटी, ये लॉ ऑफ वेक्टर्स, ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है। ये किसको फॉलो करती है? ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है। ठीक, इतना समझ में आया। और एक चीज है बच्चों, टेंसर क्वांटिटीज भी होती है। जैसे करंट है, करंट क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी है। इसके अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है
और डायरेक्शन भी होता है। इसके अंदर क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन होता है, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है। अब यहां से मान लो आपने 5 एम्पियर का करंट छोड़ा, तो यहां पर 2 एम्पियर हो जाएगा और यहां पर 3 एम्पियर हो जाएगा। तो ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करती है। हालांकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए इसको कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। तो वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहला होता है सिंबॉलिक और दूसरा होता है ग्राफिकल। पहला क्या होता है, सिंबॉलिक, और दूसरा होता है ग्राफिकल। सिंबॉलिक में क्या करते हैं हम, ऐसा मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है ए, और उसके ऊपर हम एरो बना देंगे। किसी किसी किताब में ये थोड़ा सा डार्क बनाया जाएगा, है ना, ये थोड़ा सा ऐसा डार्क रहेगा, किसी किताब में इस तरह से रहेगा। ये इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब जब हमने कहा है वेक्टर, तो वेक्टर के ऊपर आप एरो बना दीजिए। मतलब ये एक सिंपल तरीका हो गया। जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो बना देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जिससे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया, ये सब क्या है, इसे एरो से दर्शाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी इधर जा रही है और ये कुछ फोर्स से जा रही है, तो आप ऐसे डायरेक्शन बनाओगे। अगर ये यहां पर जा रहे हैं इस दिशा में, तो भी आप ऐसा ही एरो बनाओगे इसके ऊपर। ठीक, अब ग्राफिकल की बात कर रहे हैं, तो ग्राफिकल मेथड में हम स्केल को यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे में कुछ फोर्स लगा है, फोर्स है 10 न्यूटन का। फोर्स कैसा है, 10 न्यूटन का। तो आप क्या करोगे, यहां से यहां पर एक लाइन खींचोगे और यहां पर एक स्केल ले लोगे और इसको 10 से डिवाइड कर दोगे। ये मान लो आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो मैग्नीट्यूड दर्शाएगा यहां पर, इसकी जो लेंथ दर्शाएगी, ये इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 10। ठीक है, और ये जो एरो का हेड रहेगा, ये एरो का हेड इसकी डायरेक्शन दर्शाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम टेल और इसको कहते हैं हम हेड। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं टेल और इसको कहते हैं हेड, और इसकी जो टोटल लेंथ होती है ये दर्शाते हैं इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, इतना समझ में आ गया। ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं डायरेक्शन सेंस की तरफ। थोड़ा सा जाते हैं डायरेक्शन की सेंस की तरफ। अब डायरेक्शन सेंस बहुत जरूरी है हमें। तो यहां पर अगर हम कुछ फिगर बना लें, ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, ये कैसा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर यहां पर बीच में अगर 45 डिग्री पे अगर हम एंगल बना लें, तो ये क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। यहां पर बना ले तो ये साउथ ईस्ट आएगा। ये देख ले तो वेस्ट साउथ आएगा, और ये देख ले तो ये वेस्ट नॉर्थ आएगा। नॉर्थ वेस्ट बोलो, वेस्ट नॉर्थ बोलो, साउथ वेस्ट बोलो, वेस्ट साउथ बोलो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन आया है यहां पर, इसको फिर से एक बार बना लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई फोर्स है 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट लग रहा है, तो किसको किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो 10 न्यूटन का फोर्स कहां पर लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है 10 न्यूटन। अगर 20 न्यूटन का फोर्स बताया गया है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इसको इस तरह से बनाएंगे 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर पूछा गया है 30 न्यूटन एट 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ऐसा अगर पूछा गया है 30 न्यूटन एट 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो यहां पर क्या करना है, ये क्या लिखा है, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। तो ऐसा अगर लिखा हो तो उस टाइम पर क्या करना, तो जो बात की क्वांटिटी है उसके ऊपर बैठ जाओ और वहां से
एंगल चलो कितना 30 डिग्री साउथ की तरफ। तो यहां से हमने चला, यहां पर ये 30 डिग्री हो गया। हम कहां पर बैठे हैं, ईस्ट की तरफ बैठे हैं, जो बाकी क्वांटिटी है उसके ऊपर बैठा है, और हमने इधर कुछ एंगल चला 30 डिग्री, और यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये कितने होगी 30 न्यूटन की। समझ में आ गया। अब देखिए अगर 50 न्यूटन एट 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 50 न्यूटन एट 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहा गया है। तो ईस्ट के ऊपर बैठ जाओ, ईस्ट से 40 न्यूटन 40 डिग्री नॉर्थ की तरफ बैठ जाओ, और ये आपको मिलेगा यहां पर 40 डिग्री मिल जाएगा, और ये आपका 50 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। समझ में आ गया। ओके, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब देखते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या होती है। मान लीजिए हमने ये एक वेक्टर बना लिया और ये एक वेक्टर बना लिया, तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर को मैं पैरेलली इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूं, है ना। उसका जो डायरेक्शन होगा वो इसी दिशा में रहेगा, और इसका जो एंगल रहेगा वो इसी दिशा में रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये मैं यहां पर, ये जो अगर मान लीजिए 10 न्यूटन है, तो इसको यहां पर भी बना सकता हूं 10 न्यूटन, इसको यहां पर भी बना सकता हूं 10 न्यूटन, इसको यहां पर भी बना सकता हूं 10 न्यूटन। ठीक है, इसको यहां पर भी बना सकता हूं 10 न्यूटन, इसको कहीं पर भी मैं शिफ्ट कर सकता हूं। उसी तरह से अगर मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, तो इसको मैं यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं। ये मान लीजिए 30 न्यूटन का है, ये 30 न्यूटन यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं, यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं 30 न्यूटन, यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं 30 न्यूटन। उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम रहना चाहिए। इसी को हम कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब क्या देखेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये एक वेक्टर है 10 न्यूटन का, और ये एक वेक्टर है 20 न्यूटन का। इन दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है, तो वो किस तरह से निकालेंगे वो अब हम देखेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोई भी एंगल अगर निकालना है दो वेक्टर के बीच का, तो उसे टेल से टेल जोड़ना पड़ेगा। उससे क्या करना पड़ेगा, टेल से टेल जोड़ना पड़ेगा, और उन दोनों के बीच में जो भी सबसे छोटा एंगल है, सबसे छोटा एंगल उसको हम गिनेंगे। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, ये वेक्टर को यहां पर शिफ्ट कर देंगे इस तरह से, है ना, ये 20 न्यूटन हो जाएगा। और मान लीजिए ये कोई अल्फा एंगल है, तो यहां से हम अल्फा एंगल गिन सकते हैं। अब यहां पर जैसे मान लो हमने वेक्टर को जोड़ दिया टेल से टेल, तो यहां पर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो एक छोटा एंगल है और एक बड़ा एंगल है। तो हम हमेशा छोटा एंगल लेंगे। ठीक है, अगर मान लो यहां पर अगर कुछ इस तरह फिगर भी है, ये फिगर इस तरह से है, ये मान लो 20 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, ये 30 न्यूटन है, और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है। अगर मान लो ये एंगल है 120 डिग्री का, तो हमें पूछा गया है कि भैया दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर शिफ्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, यहां पर शिफ्ट कर देंगे। ये यहां पर 10 न्यूटन हो जाएगा। अब ये कितना बनेगा, 180 माइनस 120, ये कितना एंगल बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री का एंगल। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स ले लें। मान लीजिए हमें ये इस तरह से एक एंगल दिया है 10 न्यूटन 30 न्यूटन, है ना। इसको एंगल अल्फा बीटा गैमा में लिख देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से दिया है, ये इस तरह से दिया है 30 डिग्री, है ना। ये इस तरह से दिया है, ये इस तरह से दिया है, ये 30 डिग्री, ये इस तरह से दिया है,
ये इस तरह से दिया है, ये 10 और 30 और इनके बीच में समझ लो 120 डिग्री, ऐसे 4 फिगर दी है। तो यहां पर हमें निकालना है दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसको हम यहां पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये मान लो एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना आएगा, इसको हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो ये एंगल आएगा 180 माइनस अल्फा डिग्री, है ना। ये कितना आएगा 180 माइनस अल्फा डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक ये कितना एंगल आएगा, ये पूरा 180 डिग्री आएगा, उसमें से अल्फा माइनस कर दो तो हमारे पास क्या मिलेगा 180 माइनस अल्फा। तो यहां पर तो डायरेक्टली है, यहां पर हमें 30 डिग्री का एंगल मिल रहा है। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको यहां पर शिफ्ट कर देंगे और इसको यहां पर शिफ्ट कर देंगे, है ना। इसको यहां पर शिफ्ट कर दिया, इसको यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना मिलेगा, ऑटोमेटिकली 30 डिग्री मिल जाएगा, है ना। अब यहां पर देखें, ये इस तरह से है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको यहां पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक, इसको हम यहां पर शिफ्ट कर देंगे या इसको यहां पर शिफ्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक। तो ये एंगल कितना आएगा बच्चों, 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। सॉरी ये गलत हो गया, है ना। तो ये यहां पर शिफ्ट कर दिया और इसको यहां पर शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो ये कितना बनेगा, ये 120 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में बन जाएगा, ठीक। अब ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है आपको, ओके। तो यहां पर अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, मान लीजिए आपको फोर्स F1 दिया है, ये 10 न्यूटन 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, F2 दिया है 50 न्यूटन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, F3 दिया है 30 न्यूटन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, F4 दिया है 20 न्यूटन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये ऐसे 4 एंगल दिए हैं, हमको पूछा गया है F1 एंड F2 के बीच का एंगल, F1 एंड F3 के बीच का एंगल, F1 एंड F4 के बीच का एंगल, उसके बाद F2 एंड F3 के बीच का एंगल, F2 एंड F4 के बीच का एंगल और F3 एंड F4 के बीच का एंगल, ठीक है। तो हमें 6 एंगल निकालने हैं, एक फिगर दी है उसमें से हमें 6 एंगल निकालने हैं। अब इसको किस तरह से निकालेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेंगे, है ना। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो पहला क्या है, 10 न्यूटन 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो हम ईस्ट पे बैठ जाएंगे और साउथ की तरफ 30 डिग्री से चलेंगे, तो यहां पर हम चले 30 डिग्री, ठीक है। यह हमारा F1 हो गया है, F1 कितना है 10 न्यूटन, ये पहला बना लिए। अब दूसरा है बच्चों 50 न्यूटन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट 45 डिग्री है ना, अब ये 45 डिग्री है तो कहीं से भी चल लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना है 50 न्यूटन, ये कितना है 45 डिग्री और ये कौन सा है F2, सिंपली F2 ही लिख देंगे, है ना, न्यूटन की जरूरत नहीं है, हमें आगे में सिर्फ एंगल निकालना है। तीसरा है 30 न्यूटन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट पर बैठ गए, वेस्ट से साउथ पे तरफ 60 डिग्री चले हम, ये F3 मिल गया, ये कितना है 60 डिग्री। चौथा दिया है 20 न्यूटन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, यानी वेस्ट के ऊपर बैठ जाओ, नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री चल लो, ये यहां पर आ जाएंगे, तो ये F4 हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमें मिल रहे हैं एंगल 60 डिग्री। अब हमें कहा गया है F1 एंड F2 के बीच का एंगल निकालो, तो ये F1 है और ये F2 है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 30 प्लस 45 कितना आएगा 75, तो ये कितना आ गया 75 डिग्री। F1 एंड F3 के बीच का एंगल निकालो, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये बच्चों बनेगा 30 डिग्री का एंगल और ये बनेगा 60 डिग्री का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री। अब कहा गया है F1 एंड F4 के बीच का एंगल निकालो, ये F1 है और ये F4 है, तो यहां पर ये 30 डिग्री आएगा, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री पर 30 डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस ये टोटल 90 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना आएगा 150 डिग्री आएगा, ये कितना आएगा 150 डिग्री।
अब हमें कहा गया है F2 एंड F3 के बीच का एंगल निकालो। ये F2 है और ये F3 है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालो। ठीक है, तो ये 90 आ गया, प्लस यहां से यहां पर 45 डिग्री आ गया, प्लस 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 90 प्लस 75 इज इक्वल टू 165। तो ये कितना आ गया 165 डिग्री। सॉरी, हमने F4 ये हो गया 165 डिग्री यहां पर। अब हमें कहा गया है F2 और F4 के बीच में निकालो। तो ये 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, टोटल कितना आ गया 75 डिग्री। अब F3 एंड F4 के बीच का एंगल निकालना है। F3 एंड F4 के बीच का एंगल, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये आ गया 120 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? तो आज के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर को। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।